गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर। पहले दो चैप्टर मैंने इसी चैनल पर कवर करवा चुकी हूँ और अब हम थर्ड वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं। ये थर्ड वीडियो हमारी डीप वाटर पे बेस्ड होने वाले हैं। हमेशा की तरह हम इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑथर का थोड़ा जानकारी, समरी और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपने ऑथर का। तो इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। इसके ऑथर है विलियम डगलस। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दैट विलियम डगलस वाज बोर्न इन मिनेसोटा। तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर ऑफ आर्ट्स। एक क्वेश्चन आ सकता है कि किससे उन्होंने ग्रेजुएट करा था, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों से उन्होंने किया था। तो ऐसे ऑप्शन बन के आ सकते हैं बहुत सारे। मुझे भी कहीं पे दिखा था तो मैंने आपको सोचा कि मैं बता दूं। तो ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा ने उन्होंने बच्चों को पढ़ाते हुए 2 साल काटे। हाउ एवर ही गॉट टायर्ड ऑफ हिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। और फिर बाद में वो इनसे बोर आ चुके थे तो उन्होंने अपना जो लाइफ था वो लीगल करियर में बनाना स्टार्ट करा। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and become a advisor and friend to the president। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे जाने माने प्रेसिडेंट, तो उनसे वो उनके एडवाइजर और उनके दोस्त बन गए। ठीक है। तो डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो वो एक ऐसे एडवोकेट थे जो हर इंडिविजुअल के राइट्स की तरफ से लड़ते थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years and remained the longest serving justice in the history of the court। तो ये जो थे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो थे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस थे पूरी कोर्ट की हिस्ट्री में। ठीक है। द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स ऑफ विलियम ओ डगलस। तो अब ये जो हम पढ़ने वाले ना, जो डीप वाटर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किस में से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो ये पूरी बुक का नाम था जिससे उन्होंने लिया ना। इट रिवील्ड हाउ अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। ये बताते कि कैसे ये जो हमारे ऑथर है वो डूबते डूबते बचे। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। जो उनका पानी को लेकर डर था वो भी इन्होंने इसमें बताया है। और फाइनली उन्होंने उस डर को ओवरकम कैसे किया वो भी बताया है। नोटिस हाउ टू ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन is used to support his discussion of fear। तो उन्होंने अपना पूरा ये ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। तो हम लोग जल्दी से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग है कि इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। आई हैड डिसाइड टू लर्न टू स्विम। तो करीब करीब ये बताते हैं कि जो इनका ये जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ है ये तब हुआ था जब ये 10 से लेकर 11 साल के बीच में रहे होंगे। तो तब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो बताते हैं तब वो कि देयर वाज अ पूल एट YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो वहां पर एक पूल था YMCA, यंग मा क्रिश्चियन एसोसिएटिंग। ठीक है। तो ये था, फिर से बोलते हैं, यंग मा क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है। तो ये था, तो ये जो था याकीमा के था। याकीमा कोई एक प्लेस है वॉशिंगटन में। ठीक है। तो उसने एक अपॉर्चुनिटी, इसी जगह ने ऑथर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। यानी कि जो याकीमा रिवर था वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। ठीक है। इसका मतलब होता है डेंजरस। कहा गया? हाँ, इसका मतलब होता है डेंजरस। ठीक है। मदर कॉन्टिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। और उसकी जो मदर थी, हमारे ऑथर की जो माँ थी, वो हमेशा वॉर्न करती रहती थी ऑथर को कि कुछ भी हो जाए उधर मत जाना। एंड kept फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और बार बार ऑथर को ये याद दिलाती रहती थी कि देखो भाई, आज इतने लोग डूब गए थे, कल उतने लोग डूब गए थे, परसों उतने लोग डूब गए थे, तुम्हें तो जाना ही नहीं है, क्या पता तुम भी डूब जाओ, ऊपर से तुम्हें स्विमिंग भी नहीं आती है, वगैरह वगैरह। मतलब ऐसी बातें बार बार उनको रिमाइंड करवाती रहती थी कि तुम स्विमिंग करने के लिए कहीं पे भी चले जाओ, पर याकीमा रिवर मत जाना। याकीमा एक रिवर का नाम है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस रिवर मानी जाती है। बट द YMCA पूल वाज सेफ। अब जहाँ पे वो जाते थे ना स्विमिंग करने, वो सेफ था। वो जाते थे YMCA पूल पे। ठीक है। इट वॉज ओनली 2 और 3 feet डीप एट अ शॉलो एंड। वो ज्यादा डीप नहीं था, खाली 2 से लेके 3 feet ही डीप था।
एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरी तरफ मतलब कि दो पूल होते हैं ना, तो एक तो 2 से लेके 3 फीट था और दूसरा जो था 9 feet डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था। ड्रॉप मीन्स स्लोप, बेसिकली स्लोप फ्रॉम शॉलो टू डीप एरिया, यानी सैलो टू डीप एरिया का जो गैप होता है, स्लोप होता है, उसकी बात उसको बोलते हैं हम ड्रॉप। ठीक है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स क्या होता है? वाटर विंग्स आर बेसिकली मतलब कि जैसे कि हम बात करें कुछ पेयर जो हम पहनते हैं ना स्विमिंग करते वक्त, जिन बच्चों को स्विमिंग नहीं आती वो ना कुछ एयर बैग्स टाइप के अपने हाथों में लगा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं। और किसी को इसका प्रॉपर मतलब लिखना है तो मैं बता देती हूँ, अ पेयर ऑफ एंडेटेबल वाटर प्रूफ बैग्स। सो मतलब जो वाटर प्रूफ बैग्स होते हैं उनका पेयर हम इसको बोल सकते हैं। डिजाइन सो दैट वन कैन बी अटैच टू ईच आर्म, स्पेशली ऑफ चाइल्ड लर्निंग टू स्विम। मतलब कि आसानी से बच्चे उसमें, मतलब तुम इसको बस इतना याद रखो कि वाटर प्रूफ बैग है जो आर्म्स में डाले जाते हैं। वाटर प्रूफ बैग्स जो आर्म्स में पहने जाते हैं, फिर डाले जाते हैं, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। एंड वेंट टू पूल, ये उन्होंने अपने वाटर विंग्स पहने और पूल के अंदर चले गए। आई हेटेड टू वॉक, अब ये इधर इन्होंने मैप बता रखा है YMCA का, ये देख सकते हैं। तो YMCA का पूल है, तो उन्होंने नहीं, इन्होंने पूरा रिवर का दे रखा है जानकारी, जो हमारे किसी काम की नहीं है वैसे। याकीमा रिवर की वैसे किसी काम की तो नहीं है अभी फिलहाल, तो भी हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो हमारे ऑथर थे ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? वॉक करना, नेक्ड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। तो ऑथर को ये पसंद नहीं था कि वो ना मतलब कि एकदम नंगे पाँव बोलते हैं ना, खाली मतलब जो बच्चे होते हैं उन्होंने जब वो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो उन्होंने खाली एक शॉर्ट्स पहने हुए होते हैं बस, और कुछ नहीं। तो यही कह रहे हैं कि मुझे ऐसे सिर्फ शॉर्ट्स में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनका जो बॉडी है वो इतनी कोई हट्टी कट्टी नहीं है, वो एकदम स्किनी थे। स्किनी का मीन्स थिन थे, पतले थे, और उनको अपने पतले पाँव दिखाना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूडेड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपनी जो सबड्यूडेड किया, सबड्यूडेड मीन्स ओवरकम किया अपनी प्राइड को, प्राइड यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को। ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वॉटर वेन आई वॉज इन इट। एवर्जन मीन्स हेटरेट हम जिसको बोल सकते हैं, तो उनको एक हेटरेट था वाटर से। अब वो तो पूल में सीखने जा रहे थे, तो उनको हेटरेट क्यों है? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो बेसिकली ना यहाँ इस पैरा से एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ऑथर हैव एवर्जन टू द वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है इधर से, तो आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, आई हैड एवर्जन फॉर वाटर, ये दिस स्टार्टेड से लेकर जहां तक मैं बता रही हूँ मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ऑथर हैड एवर्जन टू द वाटर। ठीक है, तो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो ये कब स्टार्ट हुआ? ये तब स्टार्ट हुआ था जब ऑथर के जो पापा थे वो उनको बीच में लेके गए थे। कौन सी बीच में? कैलिफोर्निया के एक बीच में लेके गए थे। सारी डिटेल मैच करनी हो चाहिए कि कैलिफोर्निया के बीच में उनके फादर उनको लेके गए थे जब वो 3 से 4 साल के बीच में थे, सब होना चाहिए। ठीक है, 3 से 4 साल के बीच में थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। उसके पापा और ऑथर खुद सर्फ पे बैठे थे। सर्फ क्या होता है? सर्फ एक लाइक मतलब कि वेव, जहां से मतलब वेव ऑफ सी होता है ना, उसी पर एक साथ बैठे हुए थे। वेव ऑफ सी मीन्स जो लहर आती है, लहर बोलते हैं उसको। आई हंग ऑन हिम, आई आई हंग ऑन टू हिम मीन्स वो उनके कंधे पे, या फिर कह सकते हैं उनके शोल्डर्स पे वो बैठे हुए थे। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। तो तभी क्या हुआ, जैसे कि बच्चा एक अपने पापा के कंधे में बैठा हुआ है, तभी एक वेव आती है और बच्चे को उड़ाते हुए ले जाती है। उड़ाते हुए मीन्स गिराते हुए उनको पानी की लहरों के साथ वो बह जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। नॉकआउट यानी कि थ्रू हिम, नॉक मी डाउन मतलब कि थ्रू हिम। ठीक है, तो उनको बहा के ले जाते हैं। ठीक है, एंड स्वेप्ट ओवर मी,
और वो भाग के पानी में ही चले जाते हैं। ज्यादा वो 3-4 साल के ही होता है तो उनको लगता है कि कितनी बड़ी वेव आ गई, लेकिन उनके पापा के लिए तो बहुत छोटी सी वेव थी, और यहाँ तक कि उनके पापा को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा था, और वो ऑथर को इस कंडीशन में देख करके हंस रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि बच्चा फन कर रहा है अपना, पानी के साथ बह गया। जैसे होता है ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, बच्चे जो क्यूट क्यूट से बच्चे होते हैं उनको ऐसी चीजें हो जाती है तो बड़ों को तो फनी लगती है, लेकिन बच्चों के लिए वो डरावनी होती है। तो वही चीज है कि आई वॉज बुरिड इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गॉन। तो अपनी कंडीशन बता रहे कि मैं पूरा पानी के अंदर समा चुका था और मेरी सांस मुझसे नहीं ली जा रही थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन जो उसके पापा थे वो हंस रहे थे। वही चीज मैंने बच्चों के लिए मजाक, लेकिन बच्चों के लिए खौफनाक। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और तब से लेकर अब तक जो हमारे ऑथर है उनके मन में डर बैठ गया था रिलेटेड टू द वाटर, और उसी को शायद ओवरकम करने के लिए वो YMCA पूल में आए थे। तो अब वो बताते हैं जब वो इंट्रोड्यूस हुए, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल चाइल्डिश फियर। अब जब वो YMCA पूल में आए थे स्विमिंग सीखने के लिए, तो उनकी जो वो पुराना डर था ना वो वापस आ गया था। रिट्राइव्ड मतलब कि वापस आना, ठीक है। वापस आ चुका था वो पुराना डर। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ ही देर में वो मतलब बेसिकली जो पहला लेवल होता है ना, लेवल 1 जो होता है डर का, वो वही था। लेवल मतलब ज्यादा गहरा डर नहीं, बट लेवल 1 की मतलब कि हाँ उसको ओवरकम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेवल 1 डर का जो एक होता है ना, लाइक जब हम जैसे कि हमें ना किसी अंधेरे, हमने भूत की कहानी सुनी नहीं, हमने कोई भूत की कहानी नहीं सुनी और हम अभी अंधेरे कमरे में हैं, तो वी थिंक दैट अरे कोई वो होगा, क्या बोलते हैं, कोई पेड़ होगा उसी की शैडो दिख रही होगी। ये लेवल 1। अब लेवल 2 क्या होता है कि हमने क्या करा, हमने कोई हॉरर मूवी देख ली और फिर उसके बाद उस रूम में बैठे हुए हैं, तो हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे कि भूत होगा ऐसा वैसे वगैरह वगैरह। तो लेवल 2 ऑफ डर हो गया। तो इनकी केस में भी अभी तो लेवल 1 ही चल रहा है, अभी सिर्फ लेवल 1 ही चल रहा है। लेवल 2 अभी आने वाला है, मैं बताती हूँ। लेवल 2 जो डर का होता है ना कि जो बहुत टाइम तक रहता है फिर उसके बाद चले जाता है, वो वाला डर, ठीक है। बहुत टाइम तक रहा था उनको, जो दूसरा डर हुआ था वो इसी YMCA पूल पे हुआ था, जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कहाँ पे थी मैं थी कि उनका जो पुराना डर था वो वापस आ गया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्दी उस डर को ओवरकम कर लिया था, अपना सारा कॉन्फिडेंस वापस गेन कर लिया था। आई पैडल्ड with my new water wings watching the other boys and trying to learn by apping them। अब बेसिकली क्या हुआ, जो ऑथर थे उन्होंने अपने वाटर बैग्स जो जो थे वाटर विंग्स थे वो पहन करके पानी में कूद गए थे और उन्हीं की तरह अपने हाथ पैर चला रहे थे। किन की तरह, जो बॉयज उधर और भी लड़के उधर स्विमिंग कर रहे थे उन्हीं को देख देख कर, उन्हीं की तरह कॉपी कर करके वो लोग वो जो थे वो अपना कर रहे थे। एपिंग मतलब कॉपिंग करना, ठीक है। कॉपिंग मीन्स चीटिंग वाला कॉपिंग नहीं, मतलब कि देख देख कर उसको कॉपी करना। तो एपिंग का मतलब वही होता है, देख देख कर कॉपी करना। तो उनको कॉपी करते हुए अपने वैसे ही अपने हाथ पैर वो चला रहे थे। आई आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। और उन्होंने ये 2 से 3 बार ही किया था अलग अलग दिनों पर। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट एज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचरस हैपेंड। और वो क्या करने वाले थे, टू फील एट एज यानी कि वो कंफर्टेबल फील जस्ट करना, मतलब पानी के अंदर वो कंफर्टेबल होने ही लगे थे। कुछ दिनों की प्रैक्टिस से वो ऐसे लगने लगे थे, अरे पानी है कुछ नहीं होता, ऐसा उनको फीलिंग, ऐसी फीलिंग आने ही लगी थी। लेकिन तभी उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया। अब क्या मिस एडवेंचर हुआ वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ इधर से भी क्वेश्चन बनता है। इधर से क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट मिस एडवेंचर हैपन विद द ऑथर इन द YMCA स्विमिंग पूल। तो ऐसा पूरा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपके पास पेंसिल है तो फिर जो मैं बोल रही हूँ आप वो लिख के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको बार बार रिवाइज करने को मिल जाएगा। तो उनके साथ अब क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो उनके साथ हुआ था ये नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। वो पूल में गए दोबारा, हर रोजाना की तरह वो पूल जाते थे, तो दोबारा वो पूल में गए। और पर इस बार जब वो पूल में गए ना, तो पूल में उनके अलावा और कोई नहीं था। तो उन्होंने देखा आज तो मैं जल्दी आ गया, आज तो मेरे अलावा कोई नहीं है। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो वो जगह थी वो बहुत ज्यादा शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, जो स्विमिंग पूल है बेसिकली वो तो रिवर है नहीं कि उधर पानी फ्लो करता रहे, तो पानी एकदम स्टिल था। एंड द
टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। और जो टाइल होती है ना, जो पानी मतलब जैसे हम अगर स्विमिंग पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल एक ऐसा होता है, राइट, और उसके अंदर हमें पानी एग्जैक्ट देखने को लग जाता है। अगर हम बात करें, हमारा स्विमिंग पूल है, अगर इसको हम देखें, ये हमारा स्क्वायर कलर कह रही हूँ मैं, स्क्वायर शेप का स्विमिंग पूल है, तो हमें जो पानी होता है ना, पानी के अंदर जो टाइल्स होती है वो क्लियर देखने को मिल जाती है। इधर जो हमारी टाइल्स होती है वो हमें क्लियर देखने को मिल जाती है अगर वाटर स्टिल और ट्रांसपेरेंट हो। तो वही चीज कह रहे हैं वो, वही चीज कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा था इन्होंने कि द प्लेस वाज टाइल, हाँ, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज व्हाइट एंड क्लीन। और जो टाइल लगी हुई थी ना पानी की स्विमिंग पूल के अंदर, जो टाइल लगी हुई थी वो बहुत ज्यादा व्हाइट थी और क्लीन थी, जैसे कि बाथ टब होता है। सबसे पहले उन्होंने चीज क्या बताई, जब वो गए थे तो उधर एकदम शांति थी, कोई भी नहीं था, वाटर एकदम स्टिल था, टाइल एकदम व्हाइट नहीं हो रखी थी, जैसे कि बाथ टब होता है वैसी टाइल्स लगी हुई थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग अलोन। टिमिड मीन्स अफ्रेड, अफ्रेड यानी कि डरा हुआ था कि मैं अकेले पानी में जाके स्विमिंग करूं। तो फिर वो डरे हुए थे, यू नो कि अभी उन्होंने खाली कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट किया था, पूरी तरह से अभी वो कंफर्टेबल नहीं हुए थे पानी के साथ, इसलिए उनको थोड़ा अकेले जाने में डर लग रहा था। जैसे कि बाकी लड़कियों तब तो वो आराम से चले जाते थे, लेकिन खुद अकेले जाने में उनको डर लग रहा था। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि यहाँ पे लिखा होगा, आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। और मैं क्या करने लगा, मैं ना जो पानी का इधर एक जगह होती है, जैसे हमारा पूल है तो इधर कोने में आके वो लोग यहाँ पे इस वाली जगह पे आके वो बैठ गए कोने में, और अपने पैर जो थे पानी के अंदर उन्होंने डाल दिए, जैसे बैठते नहीं ऐसे, तो पानी के अंदर उन्होंने अपने पैर डाल दिए। ठीक है, फिर उसके आगे वो बताने लगे हैं कि आई हैड नॉट कम देयर। हाँ, तो जैसे अभी उन्होंने पानी के अंदर अपने पैर डाले ही थे, यानी कि अभी वो साइड में बैठे ही थे, कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, और वो ज्यादा टाइम उनको हुआ नहीं था वैसी पोजीशन में बैठे हुए, कि तभी वहां पे एक बिग ब्राउजर आ गया। बिग ब्राउजर यानी कि एक पर्सन जो कि मतलब बहुत ज्यादा टफ दिखता है, हट्टा कट्टा दिखता है, और मतलब एक बड़ा लड़का आ गया, करीब 18 साल उसकी उम्र रही होगी, एक बड़ा लड़का, या फिर हम बोल सकते हैं एक बड़ा बुली, जो बुली करने वाला लड़का होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं वो उधर आ गया था। प्रोबेबली उसने बोला है, ऑथर ने बोला कि 18 साल उसकी उम्र रही होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर उसके बहुत घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन, और उनका जो एक होता है ना, मतलब कि बेसिकली जो फिजिकल का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है ना, स्पेशली बेस्ट एग्जाम्पल, तो वही था। Then legs and arms that showed rippling muscles, with legs and arms that shows rippling muscles, उनके जो हाथ और पैर बहुत ज्यादा मतलब मसल मतलब जो मसल वाले हाथ पैर होते हैं ना, वो थे उनके। ही येल्ड, वो बोला, हाय स्किनी यू, वो बोले, क्या बोले, वो जो ब्राउजर था, वो जो लड़का था, बड़ा हट्टा कट्टा लड़का, वो आके ऑथर के पास, ऑथर को आके कहता है, हाय स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड मीन्स पुश इन वाटर, यानी कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पानी के अंदर पुश कर दूं। अब जैसी ऑथर ने बात सुनी तो उसके पास इतना सेकंड का भी टाइम नहीं था कि वो कैसे उसको रिएक्ट करे। उतनी देर में जो बड़ा लड़का था उसने उसको उठाया और पटक दिया पानी के अंदर। अब जो ऑथर था पानी के अंदर गया, तो वो पता कैसे रोटेटरी मोशन में ऐसे टॉस्ड होते होते पानी के अंदर जा रहा था, जैसे कि कॉइन टॉस नहीं करता वैसे टॉस्ड होते होते घूमते घूमते पानी के अंदर जा रहा था वो धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे जैसे गोल गोल घूम करके इस वाली पोजीशन में मैं ऐसे एरो बना दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे वो घूमते घूमते टॉस्ड हो करके जा रहा था। फिर हम बात करते हैं कि आगे क्या बोलते हैं वो। आगे उनका होता है कि इतनी कम देर हुई थी कि वो पानी के अंदर उसको उठा के फेंक दिया और गोल गोल घूमते घूमते आ गया। टॉस यानी कि थ्रू, या फिर हम बोल सकते घुमा गुलाटी मार मार के वो पानी के अंदर जा गिरा। ठीक है, कहता है विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, घुमाते हुए उसने उसको फेंक दिया। आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, और पानी के अंदर वो सिटिंग पोजीशन में लैंड करा उन्होंने, सॉलिड वाटर। और जैसे एक्सीडेंटली उनके साथ हुआ, मतलब कि अचानक से हो गया, सडनली ये चीज हो गई है, तो वो प्रिपेयर नहीं थे कि वो सारी सांस अपनी गैदर कर सके। तो पानी के अंदर वो इतना पैनिक हो गए कि उन्होंने पानी घुट लिया, यानी कि पी गए वो पानी, जितना भी जितना नहीं मतलब जितना भी वो पी सकते थे उतना उन्होंने पी लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम
आई वॉज फ्राइटेंड, और सीधा सीधा वो मतलब कि धीरे धीरे वो बॉटम की तरफ चलते जा रहे थे। वो बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, फ्राइटेंड हो चुके थे, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन वो अपनी मेंटली विट्स यानी कि मेंटल इंटेलिजेंस से वो बाहर नहीं आए थे। यानी कि होते ना कभी कभार हम इतना घबरा जाते हैं कि हमारा दिमाग भी बंद हो जाता है। तो घबरा तो गए थे लेकिन उनका दिमाग चलना बंद नहीं हुआ था, उनका दिमाग चल रहा था। सो उन्होंने प्लान बनाया। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करीब 4 में पूछ लिया जाता है कि व्हाट एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर हैपन इन दी मिस एडवेंचर। तो फिर उसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा कि दैट एक बड़ा बच्चा आया था 18 साल का, उसने उठा के जो हमारे ऑथर थे उनको पानी में फेंक दिया था। फिर हमारे ऑथर ने प्लान बनाया था और ऐसे ऐसे वो बचे थे। अब क्या प्लान बनाया उन्होंने, तो वही हम डिस्कस करेंगे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जैसे वो नीचे नीचे जाते जा रहे थे तो उनके दिमाग में प्लान बनता गया। क्या बनता गया कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही उनके पैर जमीन तक पहुंचेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। अब ज्यादा सिंपल प्लान था। अब प्लान क्या था, प्लान था कि जैसे कि हमारे ऑथर है ये, ठीक है, हमारे ऑथर के जब पैर जो होंगे ना, वो जब जमीन पे यानी कि इस पे टच करेंगे, स्विमिंग पूल के बॉटम पे टच करेंगे, तो वो एक लॉन्ग जंप मार के ऊपर सरफेस पे मतलब पानी की जो सतह होती है उस पे आ जाएंगे। और वहां पर फ्लोट करते करते, वहां पे ऐसे फ्लोट करते करते वो जो होंगे, ये जो पूल का एज होगा ना, ये जो पूल का एज होगा जहाँ पे वो बैठे थे वहां तक पहुंच जाएंगे। वही चीज ऐसे पहले जंप मारेंगे और पूल के एज तक पहुंच जाएंगे, फ्लोट करते। ये सिंपल सा उनका प्लान था, ये पूरी स्ट्रेटेजी थी जो उन्होंने बनाई थी। ये देखो सुंदर मैंने ड्राइंग के थ्रू समझा दिया, ठीक है। फिर आगे बिग जंप मारेंगे और पैडल करते करते अपने हाथ पैर पैडल करते करते पूल के एज पर आ जाएंगे। ये हमारा एज है, समझ जाना, ठीक है, ये एज है, ठीक है। फिर इसके हम बात करते हैं कि इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जैसा उन्होंने प्लान बनाया था वैसा हो तो रहा था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, क्योंकि जो पूल था वो 9 फीट डीप था। मैंने बताया ना 2 पूल थे, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो फिर ये जो बड़े बच्चे थे हमारे, थोड़े से बड़े, ज्यादा बड़े नहीं, तो उनके लिए ये 9 फीट वाला पूल था। तो उसमें ये स्विमिंग करते थे और उसी के एज पे हमारे ऑथर बैठे हुए थे, तो वहीं पे उनको फेंका गया था। तो अब 9 फीट डाउन था जो हमारा पूल था, अब उसमें नीचे तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि यू नो कि अगर साइंस के बच्चों तो तुम्हें पता होगा कि कोई भी चीज जब पानी के अंदर चली जाती है तो ग्रेविटी फॉलो तो करती है, लेकिन उसका जो स्पीड का टाइम होता है वो चेंज हो जाता है, स्पीड वगैरह चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो कुछ ज्यादा साइंटिफिक भाषा मैंने बोल दी, तो सिंपल भाषा में बता दी। पानी के अंदर जाकर जो ऑब्जेक्ट होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है, इतना तेजी से नहीं गिरता जैसे हवा की प्रेजेंस में गिरता है, ठीक है। तो वही चीजें बताते कि बहुत स्लो वो नीचे की तरफ जा रहे थे। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। तो अब ऑथर को क्या हो रहा था, ऑथर ने सांस तो रोक रखी थी अपनी, और मतलब रोक भी नहीं पा रखे थे, मतलब वो एकदम प्रिपेयर नहीं थे ना सांस रोकने के, तो जितना उन्होंने रोक सकते थे उन्होंने उतना रोका। और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक उनके जो पैर है वो नीचे बॉटम को टच नहीं हो जाते वो अपनी सांस रोक के रखेंगे, और जैसे ही टच होंगे ऊपर आ जाएंगे। अब वो धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, कुछ ज्यादा ही धीरे धीरे वो नीचे जा रहे थे। अब 9 फीट तो था ही वाटर का पूल, लेकिन ऑथर जब इतना धीरे धीरे जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि 90 फीट है वो दूर, बॉटम जो है उनसे 90 फीट दूर है, जबकि था 9 फीट, लेकिन उनको लग रहा था कि 90 फीट है। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और इससे पहले कि वो जमीन को टच करे अपने पैरों से, उनके जो लंग्स थे वो फूटने वाले थे। उनको ऐसा लगा कि फूट के बाहर आ जाएंगे उनके लंग्स, क्योंकि उन सब ज्यादा एयर होल्ड अप नहीं हो पा रही थी। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, और तभी क्या हुआ कि उनके जो फीट थे वो बॉटम में, इतना सब कुछ सोचते सोचते उनके जो फीट थे वो बॉटम में टच्ड हुए, मतलब कि उनके पैर जो थे वो जमीन पर टच्ड हुए। और उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ जो थी ना, आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग टूवर्ड्स। उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को एक इकट्ठा किया, समन्ड यानी कि इकट्ठा किया, और एक साथ एक लंबी छलांग मारी ऊपर की तरफ। स्प्रिंग मतलब कि छलांग मारना, पुश करना खुद को ऊपर की तरफ, ठीक है। समंड का मतलब होता है इकट्ठा यानी गैदर्ड करना, ठीक है। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। जैसे कि वाइन की बोतल के ऊपर कॉर्क होती है, उसको शेक करके हम कॉर्क खोलते हैं तो कॉर्क एकदम पॉप अप हो जाती है ना ऊपर की तरफ। तो हमारे ऑथर ने जब ये प्लान बनाया था तो उन्होंने यही इमेजिन किया था कि जब वो जंप मारेंगे तो एकदम पॉप अप करके ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे। लेकिन
आई कम अप स्लोली। तो स्लोली स्लोली जैसे ही वो नीचे गए थे वैसे ही वो स्लोली स्लोली ऊपर आ रहे थे। बॉब का मतलब होता है जंप करना, बॉब का मतलब होता है जंप, ठीक है। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग। उन्होंने अपनी आंखें खोली बट उनको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ दिखा वाटर ही वाटर, हर जगह पानी ही पानी। वाटर दैट आई हैड अ डर्ट येलो टिंज टू इट। जो वाटर उस टाइम पे इतना साफ इतना क्लियर लग रहा था, वही वाटर पानी के अंदर ऑथर को डर्टी येलो टिंजी लग रहा था, ठीक है। यली डर्टो टिंजी लग रहा था। टिंजी का मतलब एक बोलते हैं ना कि टफ ऑफ कलर, एक बोलते हैं ना क्या बोलते, टच ऑफ कलर, थोड़ा सा येलोइश टाइप का लग रहा था। आई ग्रू पैनिकली। अब वो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके थे। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप। और उन्होंने जल्दी जल्दी इधर उधर अपना हाथ फैलाया, जितना दूर वो अपना हाथ फैला सकते थे, किस ऑर्डर में कि उनको कोई रोप मिल जाए, उनको कोई रोप मिल जाए, ठीक है। तो ये सब वो कर रहे थे, अपना हाथ फैला रहे थे, अपने पैर फैला रहे थे, कुछ चीज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ चीज पकड़ में आ नहीं रही थी क्योंकि उधर कोई चीज थी नहीं, खाली पानी पानी था, ठीक है। वही बोलते कि एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। और एंड में उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी ही पानी मिला। आई वॉज सफोकेटिंग। वो बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहे थे। सफोकेटेड यानी उनकी सांस रुक गई थी, यानी कि ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे। इनेबल टू ब्रीथ इज सफोकेटिंग। इनेबल टू ब्रीथ इसका मतलब आप लिख सकते हैं। आई ट्राई टू येल। येल मीन्स शाउट। वो शाउट करना चाहते थे बट नो साउंड कम आउट। लेकिन उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाया। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो आईज थी और नोज थी वो पानी के बाहर आने लग गई। दैट मीन्स कि वो वाटर की सरफेस पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका मुंह अभी तक बाहर नहीं आया था। क्योंकि देखो अब मैं समझाती हूँ, जैसे कि वाटर है, ठीक है, ये वाटर ने इमेजिन करो और तुम लोग ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, ऐसे ऐसे खड़े हुए हो तुम, तुम्हारे हाथ ऐसे नीचे की तरफ है, तो तुम्हारा शरीर जब तुम अपने आप खुद को, अभी तुम वर्टिकल में खड़े हो और जब तक तुम अपने हाथ को हॉरिजॉन्टल में खड़े नहीं करते तुम्हारी बॉडी बाहर कैसे आएगी। तो शायद यही गलती हो गई कि उन्होंने खुद को हॉरिजॉन्टल में नहीं करा। और अभी इस टाइम पे उनकी खाली आंखें, सिर्फ आंखें और नाक, सिर्फ इतना पोर्शन जो था पानी के बाहर आया था। ये जो बाकी वाला जो हमें देखने को मिला पानी के अंदर ही था, ठीक है, वो पानी के अंदर ही था, ठीक है। फिर यही लिखते हैं कि आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर शैलोड द शैलोड एंड चॉक्ड। लेकिन वो क्या हो गए थे, फेल्ड हो गए, सॉरी फेल्ड कह रही हूँ, फ्लेल्ड। फ्लेल्ड मीन्स वेव हिज हैंड। उन्होंने अपना हाथ को वेव करने की कोशिश करी, पानी की सतह पे, पानी की सरफेस पे। उन्होंने पानी को पी भी गए, वो पानी मतलब घूट पी लिया उन्होंने पानी को, लेकिन उनका गला चॉक्ड हो चुका था। और चॉक्ड यानी कि अनेबल टू ब्रीथ, वो फिर से ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। उन्होंने ट्राई किया कि वो अपने पैर को ऊपर लाए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन अटेंड करे, बट दे हंग एज दैट वेट, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। क्या हुआ कि वो उधर ही रुक चुके थे, पैरालाइज्ड हो चुके थे। रिजिड यानी कि हार्ड। उसके पैर अब ऐसे ही नीचे की तरफ पैरालाइज्ड हो गए थे, जैसे कि हम बोलते हैं ना हमारा पैर सो गया है, अब काम नहीं कर रहा, बॉडी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा हमारा पैर। तो वही उनका उस टाइम पे उनका पैर हो गया था। अब मैं बोल रही हूँ कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाते तो शायद वो बच जाते उस कंडीशन में, बट अभी वो नहीं बचे क्योंकि मतलब कि पानी से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उनके पैर सो चुके थे, उनके पैर पैरालाइज्ड हो चुके थे और एकदम हार्ड हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। अब क्या हुआ, क्या वो पानी की ऐसी पोजीशन पे थे, ऐसे सरफेस पे थे कि वो पूरी तरह से बाहर भी नहीं थे और पूरी तरह से अंदर भी नहीं थे। तो फिर क्या होना था, कोई फोर्स अप्लाई तो होना ही था, आधा ऊपर आधा नीचे। तो वो नीचे की तरफ उनको फोर्स लगा, नीचे की तरफ उनको ऐसे एक फोर्स लगा। पानी अपनी तरफ से भी एक फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स उनको लगा और वो फिर से नीचे 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 जाने लगे। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। फिर से वो मतलब शाउट करा उन्होंने, लेकिन उस पूल में उनको सुनने वाला और कोई नहीं था, सिर्फ एक ही चीज था जो कि था पानी, पानी और पानी। फिर से उनकी वो लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो गई, पूरे 9 फीट की दूरी तक पहुंचने की। ये बॉटम है, ये सरफेस है, मान लो 9 फीट का, ठीक है। तो फिर से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई कि वो जल्दी से बॉटम में जाके टच करे। अ ग्रेट फोर्स, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया
ठीक है, लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, आई स्ट्रक्ड एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इरेस्टिबल फोर्स। यानी कि अब क्या हुआ, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग यानी कि लूजिंग, आई स्ट्रक एट द वाटर आई वेंट डाउन, फिर से वो मैंने बोला कि वो पानी पे अटक गए थे पहले तो, फिर उसके बाद वापस वो नीचे नीचे जाने लगे और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे कि वो नीचे जाते जा रहे थे जाते जा रहे थे, तो हमारे जो ऑथर थे वो अपनी स्ट्रेंथ खोते जा रहे थे। एक्सपेंडिंग यानी कि लूजिंग विद माई स्ट्रेंथ एज वन इज नाइट मेयर फाइट्स इन टेरिबल फोर्स, यानी कि ये जो पानी का फोर्स था ये कितना ज्यादा लग रहा था उनको उस टाइम, अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ लगा रहे थे ऊपर आने की, बट जैसे जैसे वो नीचे जाते जा रहे थे उनकी स्ट्रेंथ भी खत्म होती जा रही थी, और ये एक बुरे सपने से कम नहीं था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, जो ऑथर है उन्होंने अपनी पूरी सांस लेने की क्षमता, उनकी जो सांस लेने की अब क्षमता थी वो बहुत खत्म ही हो गई थी। माई लंग्स, एक उनके जो लंग्स थे वो पेन करने लगे थे, एक यानी कि उनको पेन हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, उनका जो हेड था, उनका जो सर था वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, है ना। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी यानी कि फेंट, मतलब बेहोश होने की तादाद पर वो आ चुके थे, अब वो बेहोश होने वाले थे। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटेजी, फिर उनको अपनी वो वाला प्लान याद हुआ। पहले टाइम ये देखो, पहला टाइम उन्होंने अटेम्प्ट किया बट वो उसमें फेल रहे, क्या रहे, फेल रहे। फिर अब वो दूसरी बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अब देखते हैं दूसरी टाइम क्या होता है। ठीक है, दूसरी टाइम क्या होता है अब देखते हैं। उन्होंने टोटल फिर वो होने वाले, फिर उनको अपनी स्ट्रेटेजी याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। अब क्या हुआ, फिर से उन्होंने अब पूल पे पहुंचे और फिर से उन्होंने अपनी फोर्स लगाया और ऊपर की तरफ। आई वुड द फ्लैट ऑफ द वाटर स्ट्राइक आउट माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। अब इस बार जब वो ऊपर आए ना, कि उन्होंने सोचा कि वापस नीचे बॉटम में पहुंचेंगे, फिर उधर अपनी सारी स्टंट लगाएंगे और कॉर्क की तरह जंप करते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर लिखा हुआ इन्होंने कि आई वुड लाई फ्लैट ऑन द सरफेस, और के बाद वो फ्लैट पोजीशन में लेटेंगे, जैसे उन्होंने ट्राई किया था, पर उनके पैर सुन हो गए थे। स्ट्राइक आउट यानी कि एक्सटेंड विद माई आर्म्स, अपने आर्म्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, फैलाएंगे। एंड थ्रैश यानी कि हिट विद फोर्स विद माई लेग्स, और अपने लेग्स को फोर्स की तरह हिट करेंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। ये वही चीज स्ट्रेटेजी वापस रिपीट कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी थी कि पहले वो बॉटम पे रीच करेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, उसके बाद जंप करेंगे, तीसरा स्टेप सरफेस पे पहुंचेंगे, चौथा स्टेप की जल्दी से अपने सारे आर्म हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएंगे, पांचवा स्टेप अपने हाथ पैर फैलाएंगे, फ्लैप करते हुए अपने पैरों को फोर्स के साथ फ्लैप करते हुए पूल के एज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी फिर से उन्होंने बोली, सोची अपने मन में। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, फिर से वो नीचे नीचे जाते ही जा रहे थे। आई ओपन माई आईज, उन्होंने अपनी आंखें भी खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, फिर से वहां पे कुछ नहीं था, खाली अंधेरा ही अंधेरा था और सिर्फ डार्क वाटर ही था, येलो डार्क वाटर जो हमें दिख रहा था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, मतलब कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो टेरर था, सीवियर टेरर, यानी कि शेयर मीन्स लार्ज अमाउंट, स्टार्क मीन्स क्या लिखे, सीवर, टेरर इज, टेरर तो मतलब डर होता है, सीज्ड यानी कि ग्रिप्ड मी, यानी कि धीरे धीरे जो बहुत ज्यादा टेरर था, शीर मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ टेरर जो था, उन्होंने क्या कर दिया था, उस टेरर ने हमारे ऑथर को एक तरफ से पकड़ सा लिया था, उस टेरर ने हमारे ऑथर को एकदम जकड़ के रख दिया था। वो एक ऐसा डर था जो कोई भी नहीं समझ सकता, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा टेरर था। दूसरा, वो ऐसा टेरर था जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और तीसरा, वो ऐसा टेरर था जब तक कोई उसको समझ नहीं सकता था, जब तक उसको किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करा हो। अब वो टेरर क्या था, टेरर था मरने का डर, वो टेरर था मरने का डर, यानी कि ऐसा मरने का डर लाइफ में सिर्फ एक ही बार कोई इंसान एक्सपीरियंस करता है, या मतलब बहुत बार ही कर सकता है कोई एक्सपीरियंस, लेकिन यूजुअली ज्यादातर लोग एक ही बार एक्सपीरियंस करते हैं एंड उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो वो मतलब कि मरने से भी ज्यादा
खतरनाक होता है, मरने का जो डर होता है। तो वही चीज इधर इन्होंने बोली है कि ऐसा डर जो कोई भी एक्सप्लेन, कोई भी नहीं समझ सकता। मैं कहती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ टेरर का डर, टेरर का डर कह रही हूँ, मरने का डर। तो ये बात एकदम फॉल्स है, क्योंकि मैंने अभी तक उसका एक्सपीरियंस नहीं करा है और मैं किसी दूसरे का दर्द नहीं समझ सकती। कोई भी इस दुनिया में दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता जब तक उसने वो सिचुएशन खुद फेस नहीं करी हो। तो ये इस पैरा से सीखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि इट वॉज श्राइकिंग अंडर वाटर। श्राइकिंग मीन्स स्क्रीमिंग। ठीक है, आई वॉज पैरालाइज, फिर से वो पैरालाइज हो गए थे। स्टिफ रिजिड विद फियर, फिर से डर से भर चुके थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन। इवन अब उनके मुंह से तो जो स्क्रीम निकलने का गला तो वो करते हैं ना, जैसे हम स्क्रीम ले रहे होते हैं हमारा गला वाइब्रेट करता है, लेकिन अब उनका गला भी एकदम जम सा गया था। वो भी अब कुछ कहने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, गला भी अब थक चुका था, एकदम फ्रोज्ड हो चुका था, इतना वो डर चुके थे। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इवन वो कुछ स्क्रीम करने की पहले तो कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अब उनके गले ने उनका साथ देना ही बंद कर दिया था। खाली उनको पता चल पा रहा था कि उनका हार्ट बीट कर रहा है और उनके सर में पाउंडिंग हो रही है, यानी कि रिपीटेडली वो बीट कर रहा है। हम जो सर होता है ना, वो जब एकदम होता है ना कि धप 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 सर भी बीट करने लग जाता है, तो वैसी वो पाउंडिंग टाइप की उनके हेड में हो रही थी और उनका हार्ट जो था वो बीट कर रहा था। खाली इन दोनों चीजों से उनको पता चल रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर कम अ टच ऑफ रीजन। फिर से टेरर आया। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। अभी भी उनको याद था कि जब वो बॉटम को टच करेंगे तो उनको जंप मारकर ऊपर आना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। फिर से उनको वही फील हुआ कि टाइल्स उनके टच है, मतलब फिर से उनका बॉटम टच हुआ उनके पैर से। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। और फिर से उनकी टोज एकदम थोड़े से एक्टिव हो गए और वो ऐसे कोशिश कर रहे थे कि टाइल्स को जकड़ ले अपने पैरों से, अपने पैरों के टोज से जकड़ ले टाइल्स को। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। फिर से उन्होंने छलांग लगाई बहुत जोर की, जितना उनमें एनर्जी बची कुची थी सारी एनर्जी उन्होंने लगाई और ऊपर की तरफ छलांग मारी। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस। फिर से वो जो छलांग उन्होंने मारी थी उसने कोई भी फर्क उनको नहीं दिखाया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। फिर से वही चीज हो रही थी कि वाटर जो था उनके आसपास वाटर ही वाटर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर रिंग्स। सबकी तरह उन्होंने तलाश कर ली पानी के अंदर अपने हाथ फैला फैला कर। नथिंग बट वाटर। लेकिन उधर कुछ नहीं था, खाली पानी पानी पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। अब फिर से उधर इतना ज्यादा येलो कलर का वाटर था कि उससे जैसे कि मान लो जकड़ के रख दिया ऑथर को। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। अब फिर से वो टेरर जो था, जो पहले तो था ही लेकिन अब वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा था, उसने अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली थी ऑथर के लिए। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगता है ना मैम, जब हमें करंट लगता है तो वैसा वो टेरर ऑथर को एक्सपीरियंस हो रहा था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। माई आर्म्स वुडंट मूव। ऑथर के आर्म मूव नहीं कर पा रहे थे, उनके लेग्स मूव नहीं कर पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। उन्होंने सबको बुला के देख लिया, मदर को बुला के देख लिया, हर किसी को, अपने दोस्तों को बुला के देख लिया, पर कुछ भी नहीं हुआ, किसी तक उनकी आवाज पहुंच नहीं पा रही थी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। आई वाज कमिंग आउट ऑफ awful yellow water at last. My eyes were, my nose was almost out too. अब क्या होता है कि एक स्ट्रेंज थिंग हैपन होती है। क्या कि अचानक से ना जो हमारे ऑथर है, जैसे कि पानी के अंदर हो तो एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन अचानक से ना लाइटनिंग आने लग जाती है, आंखों पे थोड़ी रोशनी पड़ने लग जाती है। धीरे धीरे उनकी आंखें पानी के ऊपर आ रही थी, उनकी नाक भी पानी के ऊपर आ रही थी और वो धीरे धीरे पानी के सरफेस पे पहुंच चुके थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। फिर से उनको फोर्स खींचा और उन्होंने दूसरे में भी वो फेल हो गए। दूसरा जो उन्होंने किया उसमें भी फेल हो गए। अब उन्होंने फाइनली तीसरी बार ट्राई किया। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। अब फिर से उन्होंने अपनी सांस अपनी नाक के थ्रू भरी और थोड़ा सा वाटर सॉलो आउट किया और फिर से नीचे की जर्नी की तरफ फिर से बढ़ दिए। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब फिर से वो जो लाइट थी अब वो कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, क्योंकि फोर्स उनको नीचे खींचता जा रहा था।
तो अब नीचे जाएंगे। लेकिन अब जब वो नीचे जा रहे थे तो उनकी जितना भी एफर्ट था वो सीज्ड कर हो गया था। सीज यानी कि एंडेड। अब उनके पास और क्षमता नहीं बची थी और पूरे रिलैक्स्ड हो गए थे। उनको अब कोई डर नहीं लग रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, लिम्स यानी कि लाइफलेस, उनके जो लेग्स थे वो भी अब लाइफलेस हो गए थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। अब क्या हो गया था, उनका ब्रेन भी अब सुन हो गया था। पहले तो इनकी कम से कम इंटेलिजेंस तो काम कर रही थी, लेकिन अब उनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। इट वाइप्ड आउट फियर, टेरर भी चला गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, मतलब कि डर चला गया था, टेरर चला गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कोई पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस। To be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to carry it gently, float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I just must go to sleep. अब ये जो पैराग्राफ है ये इंडिकेट करता है कि ऑथर अब यहाँ पे हार मान चुके हैं। अब उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। लाइक अब उनके पास डेथ आ चुकी है तो ही वाज लाइक कि आने दो डेथ को, कोई नहीं होता, सब मरते हैं, आज मेरा डेथ, मेरी डेथ आ गई, कोई नहीं, हो जाने दो, रिलैक्स हो गए। अब जब ना कोई बंदा एक्सेप्ट कर लेता है ना कि डेथ आने वाली, बेसिकली बंदा डरता क्यों है, क्यों डरता है बेसिकली बंदा, कि उसको डर रहता है मरने का, इसलिए तो वो डरता है। जब किसी बंदे को डरने का मतलब मरने का डर ही ना लगे तो वो किसी चीज से डरेगा नहीं, डरेगा। हम भूत से डरते हैं, कॉकरोच, छिपकली, इन सब से डरते हैं। सबका अपना अपना डर होता है, अपना अपना फियर होता है। क्यों डरते हैं हम उनसे? सिर्फ एक ही वजह होती है कि हमें मरने का खतरा है उन सब चीजों से, इसलिए हम उनसे डरते हैं। अगर हमें उनसे मरने का खतरा नहीं हो, पेन नहीं हो, वो पेन जो हमें झेलना पड़ता है वो ना हो, तो हमें डर नहीं लगेगा। वही सिंपल सी चीज है। तो वही उन्होंने अब डेथ को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए अब उनको कोई डर नहीं लग रहा, कोई पैनिक फील नहीं हो रहा, एकदम सब कुछ फिर से शांत, जैसे वो पूल में आए थे वैसा ही हो चुका है, स्टिल हो चुका है सब कुछ। और अब वो अब वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं वापस जंप से। अब कह रहे हैं डेथ आया, डेथ को कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता, मैं थक चुका हूँ जंप करते करते, अब मैं डेथ की तरफ जा रहा हूँ। अपनी मम्मी की, जैसे मम्मी बच्चे को गले लगा लेती है, वैसे ही वाज लाइक कि डेथ आओ और मुझे भी गले लगा लो, और मैं अब हमेशा हमेशा के लिए सोने जा रहा हूँ। अब इतना सब कुछ हो जाता है, उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया होता है कि आई क्रॉस टू ओबिविलियन एंड सर्टेन ऑफ टू लाइफ टू फेल। ओबिविलियन मतलब कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अब वो ऐसी स्टेट में आ गए थे कि उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि अब क्या होने वाला है। सर्टेन ऑफ लाइफ फेल यानी कि लाइफ कम टू एंड, अब उनकी जो लाइफ है वो एंड पर आ चुकी है। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, अब वो ना इसके बाद हो गए थे बेहोश, उसके बाद अब वो फेंट हो गए थे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद उनको कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, इसके बाद जो भी हुआ होगा। अब अगला उनको चीज याद जो है वो ये है कि आई रिमेम्बर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग एंड चैप्ड दैट थ्रू मी इन माय सिंग बट आई वाज ओनली फूलिंग। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब हमारे जो ऑथर है उनको जो चीज याद है वो ये है कि वो ना उल्टा करके लेटे हुए हैं पूल की दूसरी साइड पे और वहां पे वॉमिटिंग कर रहे हैं। उनको खाली ये चीज सुनाई देती है किसी बड़े आदमी से कि किसी बड़े आदमी से कि मैं तो खाली मजाक कर रहा था। किसी ने कहा कि मैं तो खाली मजाक कर रहा था, लेकिन तभी कोई और उनकी बात काटते हुए कहता है कि जो बच्चा था वो भी मरते मरते बचा, मरने ही वाला था अभी, ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। तो कहते कि अभी सब ठीक है, अभी इनको लॉकर रूम लेके चलते हैं। जो बोलता है वो जो बड़ा बच्चा होता है ना 18 साल का, वो कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन तभी जो उनका कोई बड़ा आदमी होगा, कोई कोच वगैरह होगा, वो कहता है कि ये बच्चा अभी मरने वाला था, चलो जो हो गया सो हो गया, अभी जल्दी से इस बच्चे को लॉकर रूम लेके चलते हैं। Several hours later, I walked home. Several hours later means पहले तो वो हॉस्पिटल गए होंगे, उसके बाद वो होम आए, अपने घर पहुंचे। I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. Trembling means shaking. वो क्या बोलते कपा रहे थे और थोड़े से मतलब रो भी रहे थे जब वो अपने बेड पे लेटे। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, और उस रात वो कुछ भी नहीं खा पाए। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर्स वाज इन माई ईयर्स, और बहुत दिनों के लिए वो जो डर था पानी का वो उनके दिमाग में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। अब जो इसका इफेक्ट क्या हो रहा था
कि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे और उनका पेट भी खराब हो चुका था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट एंड वेन एवर आई कुड. और उसके बाद से वो कभी भी पूल में नहीं गए, उन्होंने कभी कोई वाटर ट्रिप इंजॉय नहीं करी, और जितना वो पानी को अवॉइड कर सकते थे उतना उन्होंने अवॉइड करा. अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई कम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम. जैसे होता है ना कि हमें कुछ चीजों का डर लगता है लेकिन हमें मन करता है यार काश हम ऐसा कर पाते, काश हम उधर जा पाते. तो एक बार ना उनको एक ना वाटर्स के बारे में पता चलता है, कैस्केड्स के बारे में पता चलता है, एक वाटरफॉल है कैस्केड्स, उनके बारे में पता चलता है. तो उनका मन करता है कि मैं जाऊं उधर, बट क्या हुआ है, उनको तो डर लगता है. एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेटिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग ऑन अ वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ये सारे उनके प्लान्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने बनाए थे. फिर से मतलब ये जो प्लान, वो जितना भी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए ऐसी जगहों पे प्लान बनाते थे कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन वापस उनका वो टेरर वापस आके उनको डराता था, नहीं नहीं तुम फिर से डूब जाओगे, तुम्हारे साथ फिर ऐसा होगा, अभी तो तुम बच भी गए तब तुम बच भी नहीं पाओगे. तो ऐसे ऐसे करके उनको अपनी सारी जो ट्रिप होती थी वो कैंसिल करनी पड़ती थी. देखा ना, इट वुड टेक possession of my completely, my legs would become paralyzed again. जैसे वो सोचते थे ना उस टेरर के बारे में, उनके पैर हमेशा सुन पड़ जाते थे, सो जाते थे. वो जो हॉरर, वो जो टेरर था बार बार उनके दिल को जकड़ लेता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाय इन कैनोज एंड विलेज लाइक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन. अब क्या होती है ये जो हैंडीकैप यानी कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस दैट मेक सक्सेस डिफिकल्ट. यानी कि ये जो हैंडीकैप होती है, जो हमारे हाथ पैर जकड़ के रख लेता है, ऐसी चीज जो हमारे हाथ पैर बांध के रख लेता है, वो टेरर ही था जिन्होंने इसको हैंडीकैप बना दिया था. अब जब भी वो प्लान बनाते थे कहीं पे जाने का तो वो नहीं जा पाते थे. जैसे कि कैनोज का एक स्मॉल बोट है माइन लेक्स में, ठीक है, मतलब बोट लेकर के माइन लेक्स में जाने का प्लान था ताकि वो फिशिंग कर सके. सैल्मन एक फिश का नाम है, ठीक है. ऐसी ऐसी फिशेस का वो फिशिंग कर सके, ऐसी ऐसी फिशिंग मतलब फिशिंग कर सके, और फिशिंग करते वक्त ऐसी ऐसी फिशेस को कैच कर सके. तो ये उनका प्लान रहता था. कौन सी फिश, पहली तो सैल्मन बेस हो गई, दूसरी ट्राउट हो गई, और तीसरी तो वही है. अभी कहाँ मिलती थी, जैसे कि सैल्मन वगैरह मिलती थी न्यू हेमिस्फीयर में, सैल्मन एक और जगह मिलती थी कोलंबिया में भी, ठीक है. सारे फिश की वैरायटी होती है, ठीक है. ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्क्विड्स एंड द मिटोलिस इन ऑर्गन, तो ऐसी जगहों पे भी मिलती थी. पता नहीं क्या क्या नाम है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है. एट बम्पिंग लेक्स इन द कैस्केड्स व्हेनेवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. फिर से जब भी वो कहीं प्लान बनाते थे इधर जाने का, फिर से वो डर आ जाता था, फिर उनको कैंसिल करना पड़ता था. आई वो बोलता है कि आई रूइंड माई फिशिंग ट्रिप यानी कि डिस्ट्रॉयड मीन्स डिस्ट्रॉयड. फिर से उनको मना करना पड़ता था, नहीं भैया मैं तो नहीं जाऊंगा. और डिप्राइव्ड मी टू द जॉय ऑफ द कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. तो ये तीनों चीजें, कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग. कैनोइंग मीन्स फिशिंग करना, बोटिंग यानी कि बोटिंग करना, और स्विमिंग यानी कि स्विमिंग तो करते ही है, बताइए, ठीक है. तो ये तीनों चीजें वो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाते थे, ठीक है. I used every way I knew to overcome this fear. और उन्हें बहुत सारी चीजें ट्राई करी कि मैं every way I knew to overcome this fear. जो चीजें उनको पता थी सब उन्होंने ट्राई करी, but it held me firmly in its grip. लेकिन उसकी जो पकड़ थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी. Finally on October I decided to get an instructor and learn to swimming. फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं एक इंस्ट्रक्टर बुलाऊंगा और अब मुझे अब स्विमिंग सीखनी पड़ेगी किसी भी हाल में. तो बुलाते हैं अक्टूबर के महीने में, वो इंस्ट्रक्टर बुलाते हैं. आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. अब एक हफ्ते में वो करीब 5 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते थे, उनमें से 5 दिन वो स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे, 1 घंटा हर दिन. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. उसने क्या करा था, इंस्ट्रक्टर ने बेल्ट से बच्चे को बांध दिया था, यानी कि ऑथर को बांध दिया था. और रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू पुली. अब क्या हुआ था कि बच्चे के वेस्ट पे बेल्ट बांधी थी और उस बेल्ट से एक रस्सी कनेक्ट करी थी जो कि एक पुली टाइप का एक बना रहा था. एंड देन ऑन द ओवरहेड केबल, ठीक है. और केबल यानी कि थिक रोप, ठीक है. उस जो रोप थी
वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में थी। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। अब ये चीज सेम इंस्ट्रक्टर करने लगा। बेसिकली मान लो कि ये कोई बच्चा है, मतलब बच्चे के ऑथर ही हमारे, ये हमारे ऑथर के हाथ, ये हमारे ऑथर के पैर मान लो नीचे की तरह लटक रहे हैं, यहाँ पे बेल्ट बांधी हुई है ये, और यहाँ ये बेल्ट जो है ऊपर इस पुली से अटैच्ड है। एक पुली होता है ना ऐसे, पुली से अटैच्ड है ये पुली मान लो, और इस पुली का जो दूसरा एंड है, ये जो एंड होता है वो जो ये इंस्ट्रक्टर होगा, कोई भी इंस्ट्रक्टर होगा उसके हाथ में वो एंड है। ठीक है, अब वो क्या करता है इंस्ट्रक्टर, इस पुली को पकड़ के रखता है। अब इस पुली को पकड़ के रखता है और जब भी वो चाहे तो बच्चे को पानी में छोड़ दिया, फिर बाहर निकाल दिया, पानी में छोड़ दिया और बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ टाइप का वो बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने सिस्टम बना दिया था। बेल्ट से रस्सी केबल अटैच करी थी, केबल का एंड इंस्ट्रक्टर के हाथ में था, और सेम चीजें बैक एंड उसको मूव करना सिखा रहा था, कैसे तुम बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हो, आगे पीछे कैसे तुम मूव कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्टर का पहला लेसन जो उसे सिखाया, बैक एंड फोर्थ। यहाँ पे लिखा होगा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कैसे करनी होती है, वो उसने सबसे पहली चीज उसको सिखाई, और ये कुछ वीक्स तक चली थी सेम चीज। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. हमेशा क्या होता था, कभी कभी क्या, वो पैनिक जो था उसको सीज कर लेता था, पकड़ लेता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned on my legs froze. अब क्या होता था, हर बारी क्या होता था कि जो इंस्ट्रक्टर होता था वो उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही वो रोप छोड़ता था, और जो ऑथर था पानी के अंदर आता था, अगेन उसके जो पैर होते थे, हाथ पैर होते थे, वो फ्रोज हो जाते थे और टेरर वापस उसके दिमाग में आ जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने तक उस डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, 3 महीने बाद वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। स्लैक मीन्स की रिलैक्स हुआ, स्लैक मतलब रिलैक्स हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या सिखाई कि उनका फेस को पानी के अंदर रखकर पानी में एक्सहेल कैसे करना, एक्सहेल यानी कि सांस कैसे छोड़ना और लेना वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बताया था कि एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और पानी से अपने सर बाहर लाके इनहेल कैसे करना, यानी पानी के बाहर आके सांस लेना है और पानी के अंदर आके सांस छोड़ना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times। सेकेंड लेसन उन्होंने ये सिखाया, और ये जो लेसन था वो ऑथर ने सेवरल बारी रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर। बिट बाय बिट यानी कि स्लोली जो वो टेरर था वो रिमूव होने लग गया, पैनिक जो था, फियर था, वो रिमूव होने लग गया, जिसने इतना मजबूत ग्रिप बना रखी थी मेरे दिल से, वो पकड़ जो थी अब वो कमजोर होती जा रही थी। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब क्या हुआ कि उन्होंने अगला इसके बाद जो थर्ड चीज थी उन्होंने क्या सिखाई, थर्ड चीज उन्होंने सिखाई कि ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, यानी कि उनको साइड ऑफ द मतलब पूल के किनारे बिठा दिया, और उसके बाद उनको हाथ पैर चलाने सिखाए कि कैसे हाथ पैर चलाने हैं। फॉर वीक्स, फिर से अगेन मतलब कुछ हफ्तों तक उन्होंने यही करा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो उनके पैरों ने मना कर दिया था कि हम नहीं चलेंगे, लेकिन बाद में जब वो ग्रेजुअली रिलैक्स होने लगा तो उसने अपने पैरों पर कमांड पकड़ ली। ठीक है, पहले तो उनके पैर अपनी मर्जी के मालिक थे, भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ, सो गया। फिर उसके बाद जब उसकी जान बचाने का टाइम आ गया था तब भी उसके पैर उसको छोड़ के भाग गए थे, यानी कि वो पूरा हैंडीकैप बन चुका था, उसके पैर पैरालाइज्ड हो गए थे। लेकिन अब जब वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था उसने अपने पैरों पर पक्की पकड़ पा ली थी, और अब वो चाहे कहीं पे भी स्विमिंग मतलब कहीं पे भी अपने पैर किसी भी पानी में अपने पैर हिलाने की कैपेबल था। थर्स पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। फिर से धीरे धीरे पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप करते करते वो एक स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टिंग ईच पीस, अभी तो उसने खाली एक पीस सिखाया ही था, अब उसमें परफेक्शन भी लाना था, क्योंकि स्विमर बनाना है ना, तो एक परफेक्शन भी लाना था। तो परफेक्टेड ईच पीस, तो हर पीस यानी हर उस स्टेप को उन्होंने परफेक्ट किया। ही पुट them together into an integrated whole. In April, he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool crawl stroke. यानी कि अब अप्रैल के महीने में, अक्टूबर में उन्होंने ज्वाइन किया था, और अप्रैल में, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में उन्होंने उसको बोला कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, अब तुम जाओ, तुम फ्री हो। ठीक है, अब तुम इधर से एक स्ट्रोक से लेके दूसरा स्ट्रोक कर सकते हो,
तुम उसके लिए पूरे फ्री हो। आई डिड द इंस्ट्रक्शन वर फिनिश्ड, मैं जो कर सकता था मैंने सब करा, इंस्ट्रक्टर उसको कहते हैं। बट जो इंस्ट्रक्टर था वो कहता है आई वॉज फिनिश्ड, मेरी तरफ से तुम्हारी पूरी तैयारी है। लेकिन जो हमारे ऑथर है वो कहता है कि बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैं अपनी तरफ से पूरी तैयार नहीं था। कौन? ऑथर बोलते हैं। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। अब उनको लग रहा था, अब उनको किस बात का डाउट हो रहा था कि भाई मुझे पानी में तैरना तो आ गया बहुत अच्छी तरीके से, जब इन्विजिलेटर में इंस्ट्रक्टर उनके साथ होता है तो उनको पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से तैरना आता है। लेकिन कभी कभार जब इंस्ट्रक्टर उनके साथ नहीं होता तो टेरर थोड़ा थोड़ा उनके पास आता है। और अब उसको लगने लगा था कि जब इंस्ट्रक्टर मेरे साथ नहीं होंगे तब मुझे डर लगेगा कैसे, कैसे लग गया मुझे डर, अब उसको भी ओवरकम करना है। तो वो कहते कि भाई आप तो रेडी होंगे सर, पर मैं अपनी तरफ से रेडी नहीं हूँ। अब क्या होने लगा? आई ट्राइड इट, आई स्वैम अ लेंथ अप एंड डाउन। पहले उन्होंने तो पूल में ही प्रैक्टिस करवाई। क्या? जब इंस्ट्रक्टर नहीं थे तो ऊपर से नीचे उन्होंने पूरा स्विमिंग किया। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और फिर से वो जो टाइनी वेस्टीज यानी कि वजूद जिसको हम बोलते हैं, जो ट्रेसेस होते हैं वो टेरर के, वो थोड़े थोड़े वापस आ रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू देम दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू, लुक एंड ऑफ, आई विल गो टू द फॉर द अनदर लेंथ ऑफ द पूल। अब क्या होता था कि जब भी वो टेरर ऑथर के दिमाग में आता था तो ऑथर खुद से ही बात करके बोलता था कि क्या टेरर, तुम मुझे डराना चाहते हो? क्या तुम समझते हो मैं डर गया? नहीं, मैं अभी नहीं डरा हूं। और फिर वो बोलता है कि देखो अब मैं इसी पूल के दूसरे लेंथ तक भी तैर कर जाऊंगा। फिर वो तैरते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यानी कि अप्रैल में तो इनका पूरा समाप्त हो चुका था इंस्ट्रक्टर वाला, लेकिन जुलाई में इनका अकेले वाला समाप्त हुआ। ठीक है, जुलाई तक उन्होंने अकेले प्रैक्टिस करी बिना किसी के सुपरविजन के। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उन्होंने पूल में ही स्विमिंग करी थी, किसी लेक में नहीं करी थी। सो आई वेंट टू लेक, कौन सी लेक गए? वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर। वेंटवर्थ जो था एक लेक का नाम था, उधर गए जो कि न्यू हेमिस्फीयर में सिचुएटेड था। ठीक है, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 mile across the length of Stamp Island. अब दो आइलैंड थे, एक तो ट्रिक्स आइलैंड था और एक स्टैम आइलैंड था, तो वो दोनों के बीच में स्विम करके जाते थे। इधर देखिए मैंने प्यारा सा डायग्राम बनाया है, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इधर आ रहा ना डायग्राम, ऐसे कैसे नहीं आ रहा? देखो दिख रहा है? आ, ये दिख रहा होगा ना इधर? ये देखो, ये है हमारा स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वो होते थे ट्रिक्स आइलैंड पे। और ट्रिक्स आइलैंड से जंप मार के 2 माइल की स्विमिंग करते थे। 2 माइल बहुत ज्यादा होता है, और स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे पहुंच जाते थे। ठीक है, और इसके बीच में उन्होंने 2 माइल्स को इतनी बार किया कि पहले तो उसको मतलब क्रॉल स्ट्रोक में, ब्रेस्ट स्ट्रोक में, साइड स्ट्रोक में, बैक स्ट्रोक में, सब स्ट्रोक जितने भी स्विमिंग वाले में स्ट्रोक्स होते हैं सारे स्ट्रोक्स में उन्होंने 2 माइल्स कवर करे। ओनली वन डिड द टेरर रिटर्न, लेकिन इसके बीच भी इनको सिर्फ एक बारी टेरर आया, और वो भी एक बारी टेरर आया तो आया कि उनको ये फील हुआ। और वो टेरर कब आया था? व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के एकदम बीच वाले पॉइंट पे थे ना, तब उनको टेरर उनके दिमाग में आया था कि थोड़ा सा डर होता है ना वापस आ जाना, थोड़ा सा डर, पुराना डर वापस आ जाना, तो वो तभी आया था जब वो पूरे लेक के बीचों बीच थे। ठीक है, अब उनको लगा कि भाई थोड़ा सा टेरर आया तो आया क्यों, मतलब कुछ ना कुछ कमी है। आई पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। और वो तब कब आया था? जब वो बीचों बीच थे तो उन्होंने अपना फेस ना पानी के अंदर डाला था, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखा, बॉटमलेस वाटर दिखा। मतलब उधर पूल में तो बॉटम था, पर इधर तो बॉटम ही नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, फिर से वो देखा कि बॉटम ही नहीं है, तो फिर थोड़ा थोड़ा डर तो लगता ही है, तो वापस वो आ गया मिनिएचर यानी कि छोटा छोटा। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फेल्ट एंड आई स्वैम ऑन। उन्होंने खुद से फिर से बात करी कि मिस्टर टेरर तुम्हें क्या लगता है कि तुम फिर से मुझे डरा पाओगे? नहीं। फिर वो आगे अपना तैरने लग गए। येट आई हैड
रेजिडुअल डाउट, लेकिन अभी उनके बाद में थोड़ा सा डाउट था, तो एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट। अब वो पहले तो इन दोनों के बीच, दो पहाड़ों के बीच में फ्लोट करे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या ले लिया था, वेस्ट टर्न ले लिया था इधर से। अब वो वेस्ट की तरफ तैरने लग गए। वेंट अप टू द टीसन टू द कॉनराड मीडोज। मीडोज का मतलब होता है अ फील्ड ग्रास, यानी कि एक ग्रास का फील्ड, मीडोज का मतलब होता है। तो कॉनराड के ग्रीन फील्ड्स में वो उधर गए थे। बट द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय साइड ऑफ वार्म लेक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर पहुंचने के बाद पहले तो वो इधर गए मीड ग्लेशियर में, फिर वहां पे मतलब ग्लेशियर में वो पहुंचे थे, वहां का पानी बहुत ठंडा होता है। मैं बता, ग्लेशियर यानी कि जहाँ पे बर्फ होती है, वहां बर्फ का पानी बहुत ठंडा होता है। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज, फिर वो गए जहाँ पे मतलब एक तरफ तो वो गए ठंडी लेक में, दूसरी तरफ उसके अपोजिट साइड में जहाँ पे गर्म पानी होता है, गर्म लेक होती है, ठीक है, वहां पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, मतलब कि उन्होंने पूरी रात उधर मिडोज में गुजारी टेंट वेंट लगा करके। फिर अगले दिन वो फिर से मॉर्निंग में उठे। आई स्ट्रिप डाइव इनटू द लेक, फिर से लेक में डाइव वाली, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट अ डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू। जैसे कि डॉग कॉर्पोरन कौन था, एक ना फेमस स्विमर था, एक फेमस स्विमर था, स्विमर स्विमर जो स्विमिंग करता है ना, तो जैसे वो करता था कि एक रात उधर गुजारी, फिर दूसरी बात वापस आ गया, तो वही चीज आज इन्होंने करी थी। यूज टू डू, आई शाउटेड विद जॉय एंड गिल्बर पीक रिटर्न द इको, यानी कि उन्होंने क्या करा, वहां से शाउट करा, मतलब कि जॉय, क्योंकि इस बार उनका डर वापस नहीं आया। अब उनका डर कंप्लीटली हट चुका था, क्योंकि उन्होंने ये सारी जर्नी जो थी, पहले तो 2 माइल में बीच में आया था ना टेरर, एक बार ही आया था, तो उन्होंने वेस्टर्न ले लिया था, फिर मिडोस पहुंचे थे। मिडोस में उन्होंने ग्लेशियर वाला पानी पार करा, वार्म लेक पार करी, उसके बाद उन्होंने एक रात गुजार के दोबारा अपने घर आए। ठीक है, जैसे ये एक स्विमर करता था डॉग कॉर्पोरन उसका नाम था, तो वैसा उन्होंने किया, और उस बीच में उनके दिमाग में एक बार भी वो टेरर वापस नहीं आया। तो इतना हैप्पी हुए, इतना खुश हुए कि उन्होंने शाउट करा विद जॉय, और वो जो इको था शाउटिंग का, वो वापस उनके साथ आ रहा था, मतलब वो वापस इको आता है ना गैलबर्ट पीक से, वापस वो इको होके उनके पास आ रहा था। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और उन्होंने अपने फियर पर जीत हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड conquered इट कैन अप्रिशिएट। यानी कि ये जो मेरा एक बेसिकली एक जो फाइट थी मेरे डर के हिसाब से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी, और ये मेरी फीलिंग खाली वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने डर के ऊपर जीत हासिल करी है। इन डेथ देयर इज पीस, और डेथ में ही हमारी पीस होती है। दिस इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और ये टेरर ही सबसे बड़ी, मतलब कि बेसिकली जो टेरर होता है ना डेथ का, डेथ बेसिकली एक पीस होती है, इससे डरना नहीं चाहिए। और जो ये डेथ का डर होता है, डेथ का जो ये डर होता है, यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। फिर वो बोलते हैं एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जिससे हमें डरना चाहिए वो डर खुद है। ठीक है, बिकॉज I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. यानी कि जो हमारे ऑथर होते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने दोनों चीज एक्सपीरियंस करी है, कि डेथ से पहले लगने वाला डर, और उस डर के ऊपर जीत हासिल करने वाली फीलिंग, और डेथ की फीलिंग भी उन्होंने करी है। जब उनको याद है, जब उनका माइंड एकदम रिलैक्स किया है, तो दोनों फीलिंग उन्होंने एक्सपीरियंस करी है। तो वो बताते हैं कि जो ये टेरर होता है ना, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो टेरर हमें डर, मतलब हमें डर, डेथ से डरना ही नहीं चाहिए, और जब हम डेथ से डरेंगे ही नहीं, तो हमें डेथ से पहले जो होने वाला डर होगा वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज ये बोलते हैं कि हमें नहीं डरना चाहिए। एट लास्ट आई फील रिलीज्ड, फ्री टू वॉक एंड ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स ऑफ द ब्रशिश सोसाइटी है। उसके बाद से वो हर जगह जाने लगे, हर जगह मीन्स उनके जितने भी स्विमिंग के, बोटिंग के जितने भी उनके सपने थे, सब उन्होंने अपने सच कर लिए। चलिए, हमारा चैप्टर अब यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हम करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने आपको वीडियो के बीच बीच में ही बता दिए थे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक बार शुरुआत में आके मैं आपको एक और बार समअप करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था, समरी।
ऑथर तो विलियम डगलस है। तो उसमें अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं कि जब वो बचपन थे, यानी बचपन में जब वो 10 से 11 साल के थे, तो वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखने गए थे। लेकिन उससे पहले वो बताते हैं कि वहां पे एक याकिमा रिवर है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, जो वहां पे आई थी, जो डेंजरस है वहां पे आई। हर रोज जो लोग हैं वो डूबते रहते हैं, करीब मतलब इंटरवल्स में लोग पीरियोडिकली लोग डूबते रहते हैं, और हमेशा उनकी जो माँ थी उनको याद दिलाती रहती थी कि बेटा उस पूल में मत, उस रिवर में मत जाना, वहां पे लोग डूबते रहते हैं, आज इतने डूब गए, कल इतने डूब गए, परसों इतने डूब गए थे, वगैरह वगैरह। ये जो डर कहती हूँ मैं, ये जो चीजें थी ना वो रिमाइंड करती रहती थी उनको उनकी मम्मी। अब जो था कि जो ऑथर है वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं पूल ज्वाइन कर लेता हूँ, वहां पे स्विमिंग करूंगा। YMCA पूल उन्होंने ज्वाइन करा, वहां पे स्विमिंग करी, और फिर उसके बाद वहां पे जब स्विमिंग करी तो वो कहते हैं कि मुझे ना उधर ना ऐसे मतलब सिर्फ शॉर्ट्स में स्विमिंग करना, ऐसे मतलब मुझे अपनी खाली शॉर्ट्स पहनना, पूरे शरीर में सिर्फ शॉर्ट्स पहनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस स्विमिंग को सीखने के लिए मैंने अपनी इज्जत पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को त्याग दिया, मतलब सेल्फ प्राइड यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को त्याग दिया, और वो भी कर दिया। मुझे ना, फिर वो कहते हैं कि मुझे ना पहले से ही ना डर लगता है पानी से। कब डर लगता है कि जब मैं ना 3 से 4 साल का था, तब मेरे पापा के साथ मैं कैलिफोर्निया के बीच में गया था। वहां पे क्या हुआ था, मैं अपने पापा के कंधे में बैठा हुआ था, लेकिन तभी एक वेव आई, मैं उड़ के नीचे गिर गया। मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा भयानक मोमेंट था, लेकिन मेरे पापा मुझे देखकर हंस रहे थे। ठीक है, तो कहते हैं तब से मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा डर बैठ गया है पानी को लेकर। अब जब मैं वापस आया हूँ YMCA पूल में, तो वो डर मेरे दिमाग में वापस आ रहा है। लेकिन मैंने क्या करा, अपने थोड़े सी कॉन्फिडेंस लिया, अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करा, और सबके जब सब बच्चों की तरह मैं भी स्विमिंग करने लग गया। थोड़ा थोड़ा मैं हाथ पैर चलाने लग जाता था, क्योंकि मैंने वाटर विंग्स पहने हुए होते थे, और बाकी बच्चों को देखकर कॉपी करते करते मैं भी वैसा करने लग जाता था। अभी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ ही था कि मेरे साथ एक ना मिस एडवेंचरस हुआ। अब मैं क्वेश्चन में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन कि क्यों ऑथर को एवर्जन है, मैंने मार्क करवाया था। दूसरा क्वेश्चन कि क्या मिस एडवेंचरस हुआ था, ये क्वेश्चन लिख लो साइड में, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करवाऊंगी, ये मैंने बता चुकी हूँ। पहला एवर्जन कि वो बीच में गए थे, तो पानी के साथ वेव आई थी, वो उड़ के गिर गए नीचे। और दूसरा कि YMCA पूल में उनके साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ था। तो उनके साथ क्या हुआ था कि वो पूल के एंड में बैठे हुए थे, आराम से पहले आ गए थे, वो पूल के एंड में बैठे हुए थे, और एकदम स्टिल था, सब कुछ एकदम स्टिल था, पानी भी मूव नहीं कर रहा था। जो पानी के नीचे जो टाइल्स होती, पूल के नीचे वाली टाइल्स होती, एकदम व्हाइट और एकदम क्लियर थी, जैसे कि बाथटब होता है। तभी एक बड़ा बच्चा करीब 18 साल का आया, और उसने बोला कि बच्चे मैं तुम्हें उठा के फेंक दूंगा। उसने खाली इतना कहा ही था कि उसने बच्चे को उठाया, यानी ऑथर को उठाया, उठा के पानी में फेंक दिया। अब क्या होता है कि वो ना सिटिंग पोजीशन में हमारे ऑथर जो होते हैं वो पानी के अंदर लैंड करते हैं। अब वो ना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनको सारे पानी पानी जो होता है ना वो घूट लेते हैं, जितना भी पानी वो देख सकते हैं सारा घूट घूट लेते हैं, और बहुत ज्यादा फ्राइटन हो जाते हैं। लेकिन उनका दिमाग अभी काम कर रहा होता है, उन्होंने प्लान बनाया होता है कि वो जल्दी से क्या करेंगे, जल्द पानी के नीचे जैसे ही पहुंचेंगे जल्दी से जंप मारेंगे, और ऊपर सरफेस पे आके अपने हाथ पैर को पैडल करते हुए एज तक पहुंच जाएंगे। वो ऐसा करते भी है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है नीचे बॉटम तक पहुंचने का। वो 9 फीट का ही होता है, लेकिन उनको लगता है कि 90 फीट का है, उनको लगता है कि 90 फीट का है। और वो क्या होता है, जैसे ही बॉटम को टच करते हैं, जैसे ही वो बॉटम को टच करते हैं, वो अपनी सारी एनर्जी समंड अप करते हैं और ऊपर की तरफ छलांग मारते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन वो धीरे 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 पानी के ऊपर आते हैं। और जैसे ही वो पानी के ऊपर आते हैं तो जल्दी से वो सरफेस पे पहुंच भी जाते हैं, जल्दी से नहीं, ठीक ठाक अमाउंट में वो पानी के ऊपर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उनकी आंख और नाक ही बाहर निकली होती है, मुंह बाहर नहीं निकला होता पानी के। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो अपने ट्राई करते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आए, अभी वो वर्टिकल पोजीशन में थे ऐसे, तो ट्राई करते हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आए, अपने पैरों को फ्लैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर जो होते हैं ना वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनके हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं, और अब वो कुछ कर नहीं पाते। फिर उनको पानी का फोर्स ना अपनी तरफ फिर से खींचने लग जाता है, वो फिर फ्राइटेंड हो जाते हैं, फिर उनको डर आने लग जाता है, वो डर आने लग जाता है, उनका सर दर्द करने लग जाता है, उनके लंग्स फूटने जैसे कि फूटने वाले होते हैं, ऐसा होता है, उनको सांस नहीं ली जाती है, उन्होंने बहुत सांस ले ली होती है, लेकिन अब वो बहुत सांस रोक ली होती है कि उनको अब और ज्यादा सांस रोकने की उनमें क्षमता नहीं बचती है, और कुछ भी सांस वो नहीं ले पा रहे होते हैं। फिर से उनके दिमाग में वो अपना प्लान आता है, फिर से वो सेकंड टाइम वही रिपीट करते हैं, फिर से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं नीचे तक पहुंचने की। लेकिन धीरे 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 जब नीचे पहुंचते हैं, वो डर उतना 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 उनको जकड़ते जाता है कि अब तो तुम मर जाओगे, अब तो तुम ऐसे, वो डर एकदम और भी ज्यादा अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करते जा रहा होता है जैसे वो नीचे नीचे पहुंचते हैं। जब उनका डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनके पैर जो होते हैं ना फिर से टच करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने टोस की मदद से आप ग्राउंड को एकदम ग्रिप कर ले, एकदम पकड़ ले, और जितनी हो सके उतनी एनर्जी के साथ वो फिर से जंप मारते हैं। अब वो सेकंड टाइम जंप मारते हैं,
धीरे 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 फिर ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन अब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब उनके पास और ज्यादा एनर्जी नहीं बची होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंख और नाक फिर से बाहर आ जाती हैं, फिर से बाहर आ जाते हैं, और वो थर्ड टाइम वही रिपीटेड करने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पैर अभी भी सोए हुए होते हैं, उनके पैर अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी वो सोचते हैं थर्ड टाइम मुझे ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन अब वो एकदम एफर्टलेस हो चुके हैं, अब उनमें इतनी शक्ति नहीं बचे कि वो थर्ड टाइम ट्राई कर पाए। तो इसलिए जब वो नीचे जाते हैं, धीरे धीरे उनका जो फियर है, पैनिक है, वो खत्म होते जाता है, वो डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, भैया अब आ गई डेथ, आने तो कुछ नहीं हो सकता। अब वो हमेशा हमेशा के लिए पानी के अंदर सो जाएंगे, समेट जाएंगे, अब वो जंप नहीं कर सकते। तो अब जो उनको, अब वो ऐसी स्टेट में पहुंच गए थे कि उनके आसपास क्या चल रहा है उनको उसका कोई होश ही नहीं था, यानी कि अब उन्होंने उनकी लाइफ अब खत्म होने वाली है, ये सब उन्होंने मान लिया था। तो अब क्या होता है कि जब वो पानी के अंदर डूब जाते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज उनको याद होती है कि वो पानी पूल की दूसरी तरफ है और वॉमिटिंग कर रहे हैं, वहां पे वो उल्टी कर रहे हैं। तभी एक बच्चा बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और उनको उठा के लॉकर रूम में लेके जाते हैं। बहुत दिनों तक वो डर उनके दिमाग में बैठा रहता है, उस रात वो खाना भी नहीं खा पाते ढंग से, और वो कांप कांप कर अपने बेड में ऐसे ही लेट जाते हैं। बहुत सालों तक, बहुत साल लग जाते हैं उनको, और वो कोई भी पानी वाला ट्रिप भी नहीं जाते, मतलब वो कैस्केड्स यानी कि मतलब कैस्केड्स यानी कि वाटरफॉल वगैरह यहाँ पे भी नहीं जाते हैं, और वाटरफॉल के लिए भी नहीं जाते हैं, और बोटिंग के लिए भी नहीं जा पाते, और यानी फिशिंग के लिए भी नहीं जा पाते। ठीक है, तो इतना सब कुछ प्लान बनाते हैं कि मैं ये वाले फिश पकड़ूंगा, वो वाली फिश पकड़ूंगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते, कैनोइंग नहीं कर पाते, बोटिंग नहीं कर पाते, स्विमिंग भी नहीं कर पाते। तो फिर फाइनली वो डिसाइड कर, उन्होंने हर चीज ट्राई कर ली होती है कि अपने फियर को कैसे वो ओवरकम करे, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे, क्योंकि जब तक उनको स्विमिंग नहीं आ जाती उनका जो ये डर है दिमाग से नहीं जाने वाला। तो अक्टूबर के महीने में वो अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं। पहली ट्रिक जो उनको इंस्ट्रक्टर उनको सिखाता है कि वो उनको रस्सी से बांध देता है, पुलिस से बांध देता है, और पानी के अंदर बैक फोर्थ मोशन करना सिखाता है कि कैसे तुम्हें बैक फोर्थ मोशन करना है। पूरे महीने तक वो लोग यही प्रैक्टिस करते हैं, दिन बीतते जाता है, घंटे बीतते जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं, हफ्ते बीतते जाते हैं। अब महीना बीत चुका होता है और उनको इस पे मास्टरी हासिल हो गई होती है, इस वाली टेक्निक पे, स्टेप 1 पे। स्टेप 2 वो क्या सिखाता है कि तुम्हें पानी के अंदर कैसे एक्सेल करना है और इनहेल करना है, आप नाक को ऊपर लेकर के। तो वो भी चीज 1 मंथ के अंदर वो सीख जाते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज वो उनको सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें अपने लेग्स किक आउट करने हैं और कैसे इधर से उधर तुम फ्लोट कर सकते हो। तो वो चीज सिखाते हैं। अप्रैल के महीने में जब उनकी सारी ट्रिक्स हो गई होती है, सारे इंस्ट्रक्टर ने सब कुछ सिखा दिया होता है ऑथर को, तो वो बोलते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें अब जितनी सीख सिखाता था तो सब कुछ सिखा दिया है, अब तुम बेस्ट हो चुकी हो, अब तुम स्विमिंग खुद भी कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से फिनिश्ड हो चुका हूँ, मतलब मेरा मेरा काम अब खत्म हो चुका है, अब जो करना है तुम्हें करना है। अब जब ये बात हमारे ऑथर सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई अभी तक तो मेरे साथ जितनी भी मैंने स्विमिंग सीखी है वो इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में करी है, कभी भी इंस्ट्रक्टर के एब्सेंस में मैंने नहीं करी। अगर मैं इंस्ट्रक्टर के एब्सेंस में करूं, क्या पता मेरा डर वापस आ जाए। तो फिर ये सोचते हुए वो दोबारा अकेले अकेले पूल में ही अकेले अकेले स्विमिंग करते हैं। करीब जुलाई तक उन्होंने इसमें भी मास्टर की हाली, मतलब पूल में उनके दिमाग में एक बार भी क्या मतलब पूल में जब वो स्विमिंग कर रहे होते तो अब जुलाई के महीने तक, पहले पहले स्टार्टिंग में तो उनको डर लगा, लेकिन जुलाई की एंडिंग तक पूल में उनको अकेले स्विमिंग करने से डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि पूल में डर नहीं लग रहा है, लेकिन अभी मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, कम से कम मैं तो पहले लेक में जाकर ट्राई करूंगा। तो फिर वो लेक में जाते हैं। लेक में जाते हैं तो उनके पास दो आइलैंड होते हैं, एक तो ट्रिग्स आइलैंड और दूसरा होता है स्टैमैक्ट आइलैंड। तो दोनों के बीच में 2 माइल का डिफरेंस होता है, वहां पे वाटर ही वाटर होता है, वहां पे वो स्विमिंग लगाते हैं, स्विमिंग करते हैं। उधर वो बैक स्ट्रोक होता है, साइड स्ट्रोक होता है, जितने भी स्ट्रोक होते हैं स्विमिंग के सारे वो उधर ही ट्राई कर देते हैं, और वहां पे वो अपनी जर्नी करी में अपनी जो वो होती है स्विमिंग होती है वो स्टार्ट करते हैं। बीच में उस 2 माइल की डिस्टेंस में एक बार वो टेरर उनके दिमाग में आता है, जब वो पानी के बीचों बीच होते हैं और अपने गर्दन को, अपने नेक को वो पानी के अंदर ले जाते हैं, अपने हेड को पानी के अंदर ले जाते हैं, और उनको कुछ नहीं दिखता, खाली पानी पानी दिखता है, और नीचे कोई भी बॉटम नहीं है पानी के। पूल में तो तभी भी बॉटम होता है, लेकिन इसमें बॉटम नहीं था पानी के। तो वो सब देखते हैं और उनके दिमाग में वो फिर से वो टेरर आ जाता है। अब वो क्या करते हैं, जब उनके दिमाग में टेरर आता है वो उधर से वेस्ट टर्न हो जाते हैं। सबसे पहले मिड ग्लेशियर के पानी में जाते हैं, वो मतलब मिडोस यानी कि ग्रीन फील्ड्स जो होते हैं ना, फील्ड्स एकदम खाली फील्ड्स, वहां तक जाते हैं। फिर वहां से वो ठंडे पानी में जाते हैं, फिर गर्म पानी में जाते हैं, और फिर वहां से अगले दिन सुबह उठते हुए वापस डाइव मारते हैं। और जैसे कि एक स्विमर डग कॉर्पन करता था वैसे, और जॉय के साथ शाउट करते हुए बोल, जब उनके दिमाग
जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो एक बार भी उनके दिमाग में वो टेरर नहीं आया होता है, और अब उनको लगता है कि उन्होंने अपने टेरर के साथ अपनी जो विजय है वो प्राप्त कर ली है, अब वो जीत चुके हैं अपने टेरर के साथ, तो वो जोर से चिल्लाते हैं आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और वही इको वापस आती है गिलबर्ट पीक से रिटर्न होकर के। फिर वो कहते हैं, फिर हमारे ऑथर हमें समझाते हैं थोड़ा कि डेथ से नहीं डरना चाहिए, डेथ से पहले लगने वाले डर से हमें डरना चाहिए। अगर हम डेथ से डरने लग जाए, अगर हम डेथ से ही नहीं डरेंगे तो जो डेथ से लगने वाला डर है हम उससे भी नहीं डरेंगे। तो कहते हैं कि हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों चीज एक्सपीरियंस करी है, डर भी एक्सपीरियंस कर, डेथ भी एक्सपीरियंस करी है मैंने, और डेथ से पहले जो लगने वाला डर होता है वो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो ये थी क्विक समरी जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, दूसरा, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज कम थ्रो इनटू द पूल। तो जब वो पूल के अंदर थ्रोन हुआ था बाय दी, वो तो फिर वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड हो चुका था, पैनिक हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो शरीर था, उसने उसके शरीर ने उसके दिमाग से, मतलब जैसे होता है ना हमारा दिमाग, हमारे नर्व सिस्टम से हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन अब उसका दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन उसके जो बॉडी के अदर ऑर्गन थे उन्होंने ब्रेन के ऑर्डर लेने बंद कर दिए थे, पैरालाइज्ड हो गए थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस करी। वट प्लान डिड ही मेक टू ओवरकम टू द सरफेस, तो क्या प्लान बनाया था कि वो पहले बॉटम पे जाएगा, फिर जंप करते हुए सरफेस पे आएगा, फिर पैडल करते हुए एज तक पहुंचेगा, फिर वो बच जाएगा। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम, कैसे ये एक्सपीरियंस ने उसको इफेक्ट किया। तो क्या इफेक्ट किया कि वो इतने रातों, मतलब दिनों दिनों तो सोने, उस दिन वो खाना भी नहीं खा पाया, और इतने सालों तक वो किसी भी वाटर ट्रिप पे नहीं जा पाया। कौन, हमारा बेचारे ऑथर। ठीक है, फिर आगे वो देखते हैं, 3 क्वेश्चन और है। व्हाई डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर देयर फियर ऑफ वाटर, क्यों उन्होंने डिटरमाइन किया कि वो अपने वाटर के फियर को ओवरकम करेंगे। क्यों किया उन्होंने ऐसा, उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उतने, कब तक वो ऐसे डरते डराते रहेंगे, कब तक वो अपनी लाइफ को इस डर के अंदर बाउंडेड रखेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग जैसी चीजें जो उनको पसंद है वो नहीं करेंगे, तो उनको फेयर को ओवरकम तो करना ही पड़ेगा। तो वो चीज है। सेकंड चीज कि सेकंड क्वेश्चन कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ अ डगलस, तो कैसे इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर निकाला था डगलस के अंदर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, अब डगलस ने कैसे ये श्योर बनाया कि उसने अपने ओल्ड टेरर पर विजय हासिल कर लिया है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। दोनों मुझे कमेंट में चाहिए, और जो अच्छा कमेंट होगा मैं उसको पिन कर लूंगी। तो हमने चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीडिंग भी कर ली है, और मैंने समरी भी बता दी है, और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं, वो भी 1 घंटे 20 मिनट हम आके चल सकते हैं मोटा मोटा। और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा टाइम है, इतनी सारी चीजें हमने इतने कम टाइम में डिस्कस करी है, विच इज वेरी नाइस। वो भी टाइम में डायग्राम बना बना के एकदम एक्सप्लेन करके मैंने एक्सप्लेन करा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं पढ़ के आपको उसी में रिप्लाई दे दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ।